और वीडियो में लगा दूंगा बाकी बच्चों के लिए। इंशाल्लाह ताला कल से हम ग्लोबलाइजेशन करके जो मिसिंग थे पार्ट्स वो कर लेंगे। मतलब इंस्टेड ऑफ पास्ट पेपर्स आई एम थिंकिंग ये क्लास रिवीजन पे लगा दी जाए। व्हाट डू यू गाइस थिंक? करवा दूं वो वर्ल्ड बैंक आईएमएफ वगैरह? ठीक है, एनीबडी? ओके जी, श्योर। तो तकरीबन आखिरी वो रह गया था उसका, बस एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। या देयर वी आर। पिछला साल हम पढ़ चुके हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तक, मल्टीनेशनल्स के कॉन्सेप्ट पे। अब है जी कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्सटर्नल डेट। एक्सटर्नल डेट जैसे नाम शो कर रहा है, loans which have not been paid, repaid, and interest payments on loans which have not been made to foreign banks, foreign governments, international organizations, इनसे जो हम लोन लेते हैं और जो अभी अनपेड होता है उसका पार्ट, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल डेट। जैसे पाकिस्तान का काफ़ी हैवी एक्सटर्नल डेट है इस वक्त। हमें अपने जीडीपी का बड़ा हिस्सा सिर्फ उसके इंटरेस्ट पे करने में लग रहा है। डेट सर्विसिंग उसको बोलते हैं। तो ये अब हम देखना चाह रहे हैं पहले कॉजेज कि क्यों कंट्रीज इंडेटेड होते हैं, लोन क्यों लेने पड़ते हैं, फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेज। काफ़ी नेचुरल सा कॉन्सेप्ट है। सो आई वुड लाइक यू गाइस टू टेल मी एटलीस्ट 3 पॉइंट्स व्हाई डू यू थिंक अ कंट्री बोरोज। किसके लिए? हाँ, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके डिप्लीट हो गए, यानी मुसलसल करंट अकाउंट का स्ट्रक्चरल डेफिसिट। दैट इज अ वैलिड पॉइंट जी। नेक्स्ट एनीवन? ये वही ग्रोथ से रिलेटेड आप कह रहे हो कि भाई गवर्नमेंट ज़्यादा स्पेंडिंग कर सके, चलें मान लेते हैं। एनीवन एल्स? यस, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट जी। एक आखिरी चाहिए क्योंकि मुजफ्फर का सेकंड वन रिडंडेंट था, पॉइंट रिपीट था, तो आई वांट अनदर वन। क्यों हम बोरो करते हैं? खदीजा, उजैर, एनीवन? पाकिस्तान क्यों बोरो किए इतना? टू पे ऑफ एग्जिस्टिंग डेट। वेरी राइट, वेरी राइट। तो अब हम चलते हैं जी रीजंस व्हाई कंट्रीज बोरो। फोर मेन रीजंस व्हाई कंट्रीज गेट इनटू डेट। पहला है जी स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डेफिसिट। स्ट्रक्चरल मींस कि आपकी इंडस्ट्रीज की डिमांड ही इंटरनेशनल मार्केट में कम हो गई थी, एक्सपोर्ट से रेवेन्यू कम आ रहा था और इंपोर्ट्स पे आप ज़्यादा लगा रहे थे, रॉ मटेरियल बाय वायर से मंगवा रहे थे। सो one is that the country has a structural current account deficit. Even in good times, the country may spend more on imports, income बढ़ी हुई है, than it earns from its exports, or may have net outflow of primary and secondary incomes. इसका आप कर सकते हैं, this may cause a depletion of our foreign exchange reserves, and to replenish those reserves government may borrow. समझ आ गया? दूसरा है, मैं जरा फैन ऑफ कर दूं, बहुत साउंड आ रहा है जी। दूसरा है ओवर कॉन्फिडेंस इन द वैल्यू ऑफ लोन्स इट कुड रीपे। कई दफ़ा कंट्रीज अपने आप को ओवर एस्टिमेट कर जाते हैं कि भाई मैं ये लोन लूंगा, 3% इंटरेस्ट है, मैं जहां इन्वेस्ट कर रहा हूं वहां पे मुझे 5% मिलेगा, लेकिन रियलिटी में रिटर्न 2% आई, 1% हर साल एक्स्ट्रा देना पड़ा, जिसकी वजह से आपका डेट बढ़ता गया। सो सेकंड रीजन इज दैट अ कंट्री may have been overconfident in the value of loans it could repay. With the overconfidence, country may borrow more than it can pay back in given period of time and add up to external debt. ठीक है? यूज ऑफ फंड्स borrowed, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमारी जैसी गवर्नमेंट ने किया था कि लोन लेके हमने करंट एक्सपेंडिचर पे लगा दिया, मिलिट्री की तनख्वाहें दे दी, रोड्स की रिपेयर करते रहे, गवर्नमेंट के डेली बेस के खर्चे होते रहे, rather than in sound investment projects like dams, railways, infrastructure जो खुद रीपे करते। तो लोन का गलत यूज। थर्ड कनेक्टेड रीजन इज दैट गुड use is not made of the funds borrowed. Government may, for instance, estimate that investing the loan in building up a new industry may give a return of 8%. यहाँ पे भी एग्जाम्पल वही है, but it gives a return of 5%. या गवर्नमेंट ने करंट एक्सपेंडिचर पे खर्च कर दिया
फ्यूचर के लिए कोई डेवलपमेंट नहीं की जिससे वापस वो खुद ही रीपे कर पाए। जैसे आप मोटरवे बनाते हो, उसका टोल खुद ही लोन को पे बैक कर सकता है। आपने मेट्रो बनाई, उसका फेयर खुद ही रीपे कर सकता है लोन को। इस केस में use of the funds borrowed is a very critical reason. Unexpected events, 9/11, COVID-19, supply side, demand side shocks, worldwide recessions of 2008, ऐसी कंडीशंस में या अचानक जैसे हमारी करेंसी हुई है, डेप्रिशिएट हो जाए करेंसी, तो वो लोन का बर्डन बढ़ जाता है क्योंकि इंटरेस्ट भी डॉलर्स में देना है और लोन भी डॉलर में पे बैक करना है। द फोर्थ रीजन कैन बी significant rise in external debt. Unexpected events can occur. For example, there could be unforeseen depreciation of exchange rate. This would be likely to increase debt payment as interest is usually paid in dollars. There may also be negative demand and supply side shocks. For example, global recession आ गया, COVID-19 आ गई, जिसकी वजह से कंट्री की एक्सपोर्ट्स की डिमांड ही गिर गई, या कोई नेचुरल डिजास्टर जैसे हमारे यहाँ फ्लड आया था, तो हमारा लोन भरने में फ्लड का भी एक मेजर कॉज था, पूरा कंट्री रीबिल्ड करना पड़ा। एवरीवन क्लियर ऑन दिस जी? कोई क्वेश्चन? ओके, आई वुड वांट टू जस्ट क्विकली रिकैप। क्या रीजंस हैं हम लोन लेते हैं? अब आप जो बच्चे क्लास अटेंड कर चुके हो, एक एक रीजन मुझे बताते जाएं। उजैर, एनी रीजन व्हाई कंट्रीज टेक लोन्स? अच्छा जी, चले मान लेते हैं। एनीवन एल्स? इन चार में से कोई पॉइंट बताएं जो मैंने करवाए हैं। स्ट्रक्चरल करंट अकाउंट डेफिसिट एंड अनफोर्सीन इवेंट्स कर लो, सप्लाई साइड शॉक्स भी हैं, डिमांड साइड शॉक्स भी हैं, ग्लोबल रिसेशन, कोविड-19, नेचुरल डिजास्टर्स। ठीक है, और जी? दैट अ कंट्री कैन पे बैक। बहुत अच्छे, शाबाश। उनको लगता है कि हम वापस कर लेंगे लेकिन पे नहीं कर पाते। जी, एनीवन एल्स? एक रह गया सिर्फ, एक रह गया। मिस यूज ऑफ फंड्स बोरोड, हमने लेके या तो करंट एक्सपेंडिचर पे लगा दिए, अपनी मिलिट्री की, पुलिस की तनख्वाहें वगैरह देते रहे, रोड रिपेयर करते रहे, हमने कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया जो खुद रीपे करता लोन को, या फिर अंडर एस्टिमेट कर गए, ओवर एस्टिमेट कर गए अपने आप को कि इस प्रोजेक्ट से मुझे इतने परसेंट रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट इससे कम है, मैं आराम से पे बैक कर दूंगा। रिटर्न इंटरेस्ट से कम मिला तो आपका बोझ बढ़ता गया। करेंसी डेप्रिसिएशन, जैसे पाकिस्तान में भी आपको सारी चीजें नजर आ रही होंगी, ह्यूज प्रॉब्लम। राइट जी, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस, व्हाट इम्पैक्ट एक्सटर्नल डेट हैज ऑन अ कंट्री? यस पाकिस्तानीज, यंग किड्स, टेल मी, पाकिस्तान को इस वक्त एक्सटर्नल डेट की वजह से क्या क्या मसले आ रहे हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आपके डिप्लीट होंगे, और आप बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, यू कैन बिकम एन इंसॉल्वेंट कंट्री। और उसके बाद क्या मसला होगा जब आप इंसॉल्वेंट हो जाए? चलिए आप खुद सोचें, डोंट फॉलो माय लीड। मुजफ्फर के अलावा भी कुछ है? मुजफ्फर इज डूइंग वेरी वेल, एनीवन एल्स? चलें मान लेते हैं उसी के साथ लिंक्ड है, वो फर्दर उसकी डेवलपमेंट है। एनीवन एल्स? करेंसी डीवैल्यू हो जाएगी बिकॉज आपको डेट सर्विसिंग करनी पड़ेगी। चलें मान लेता हूं, और बताएं। डीवैल्यू नहीं, फिर डेप्रीशिएट होगी बेटे। डीवैल्यू तो गवर्नमेंट खुद करती है ना, जानबूझ के। जी, एनीवन एल्स? इट्स वेरी सिंपल। आप अपने जीडीपी का एक बड़ा चंक लोन का इंटरेस्ट पे करने में लगा रहे हो, तो एजुकेशन के लिए, हेल्थ केयर के लिए, बाकी चीजों के लिए पैसा नहीं बचेगा, तो कंट्री की एडवांसमेंट, प्रोग्रेस स्टॉल हो सकती है। क्लियर होगी ये बात? ओके, another impact of external debt, anyone? अगर आप डिफॉल्ट कर जाते हो, जी जी बोले बोले। यस, आईएमएफ और दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस आपकी पॉलिटिकल और स्पेशली इकोनॉमिक पॉलिसीज में बहुत इंटरफेयर करेंगे, अनपॉपुलर टैक्सेस लगाने पड़ेंगे, एजुकेशन हेल्थ केयर से स्पेंडिंग कम करनी पड़ेगी, कंट्री फर्दर नीचे जाना शुरू हो जाएगा, और फर्दर लोन अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होगा। टू रीपे दीज लोन्स, इफ यू वांट टू बोरो मोर, आपको हाई इंटरेस्ट रेट पे बड़ी मुश्किल कंडीशंस पे शराइत लगा के वो आपको लोन देंगे। एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम्स जी?
Okay, I guess it's pretty simple and straightforward. Less funds available for welfare and growth. External debt is a major obstacle to future economic development. इकोनॉमिक डेवलपमेंट और ग्रोथ में फ़र्क है, आप जानते हैं. As mentioned earlier, repaying the debt can divert funds away from improving the welfare of population and increasing the economy's future growth potential. आपका पीपीसी बाहर शिफ्ट नहीं हो सकेगा, आप इन्वेस्ट नहीं कर सकेंगे. Difficult and expensive to attract more funds. आपका इतना लोन हो चुका है कि लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज को जो डिफॉल्ट कर जाते हैं, क्रेडिट रेटिंग उनकी हो जाती है ख़राब, उन्हें हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं ये डोनर एजेंसीज, लोन पेइंग एजेंसीज. कुछ गवर्नमेंट्स जो हैं वो अपनी एबिलिटी टू बोरो रिड्यूस कर जाती हैं बाय रिफ्यूजिंग टू पे पास लोन, जैसे श्रीलंका ने किया. अब उसको लोन मिलना बहुत मुश्किल है. दीज गवर्नमेंट्स में कंसिडर, सोचते हो अपने मुल्क की भलाई के लिए है कि हम एजुकेशन हेल्थ केयर वगैरह पे स्पेंड करते रहेंगे, लोन पे बैक नहीं करते, बट उसका वो इंसॉल्वेंसी आ जाती है. ठीक है जी, इसमें सिर्फ दो हैं, आप लोगों ने और भी बताई थी. करेंसी डेप्रीशिएट हो जाती है, डेट सर्विसिंग का बड़ा हिस्सा देने की वजह से आपके रिजर्व्स डिप्लीट हो जाते हैं. यू कैन यूज ऑल ऑफ देम. सो एनी क्वेश्चन ऑन डिस्कस व्हाई कंट्रीज टेक लोन्स फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक डिस्पाइट हेवी इंटरेस्ट, तो इसका ही आप इसका आंसर बना सकते हो. ठीक है जी, इसका कंक्लूजन करना है कि भाई लोन लेना मसला नहीं है, उसका यूज़ असल मेन मसला है. अब ज़रा बोरिंग सा है जी, रोल ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक. इसको हमें कुछ हिस्ट्री इनकी समझनी पड़ेगी, मतलब बेसिकली फॉर योर इंफॉर्मेशन. उसके बाद हम इनके बारे में एक क्वेश्चन यही बना लेते हैं, मैंने भी जैसे कहा, ये यूँ कर लेते हैं, डिस्कस हाउ IMF and World Bank help in development of low income and middle income countries. तो थोड़ा सा इन दोनों को कॉन्ट्रास्ट करके समझ लेते हैं. IMF 1944 में वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था. कंट्रीज को रियलाइज हुआ कि अगर ऐसा कोई वर्ल्ड वाइड स्लम्प आता है जैसे वर्ल्ड वॉर के बाद आया था, तो हमें को ऐसा अदारा चाहिए जो स्टेबलाइज करने के लिए दुनिया को लेंड कर सके. तो इन सब कंट्रीज ने अपने पैसे जमा कराने शुरू कर दिए आईएमएफ में, इंक्लूडिंग पाकिस्तान. जो 189 मेंबर्स हैं सब ने पैसे जमा कराए, तो बेसिकली हमारे पैसे अपने ही हैं जो वापस लोन की शक्ल में मिलते हैं. तो इसके प्राइमरी एम्स क्या हैं जी? टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन. आपस में जितना दुनिया ग्लोबलाइज होती जा रही है, आपस में मॉनेटरी कोऑपरेशन हो, लेंडिंग हो, मल्टीलैटरल लेंडिंग, मतलब कई कंट्रीज आईएमएफ को दें, आईएमएफ फिर सिलेक्ट करके चंद कंट्रीज को लोन दे, टू फैसिलिटेट द एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. असल इसका मकसद ये था, डेवलप कंट्रीज ने अपने फायदे के लिए किया कि डेवलपिंग कंट्रीज के पास अगर पैसा आया तो वो किससे इंपोर्ट करेंगे? हमसे. तो इंटरनेशनल ट्रेड में हमारा शेयर बढ़ेगा, लेकिन इट काइंड ऑफ बैकफायर्ड. इंटरनेशनल ट्रेड में इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक इंडिया, चाइना, ब्राजील, रशिया, ब्रिक्स के कंट्रीज आगे निकल गए. टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, आई वंडर हाउ दैट स्टेबलाइजेस एक्सचेंज रेट, लेकिन चले मान लेते हैं. टू असिस्ट इन सेटिंग अप अ मल्टीलैटरल सिस्टम ऑफ पेमेंट्स. अक्सर इंटरनेशनल ट्रेड की पेमेंट्स इन बैंक्स के थ्रू जाती हैं, तो वो इंटरनेशनल ट्रेड को काफ़ी उससे फ़रोग मिलता है, तरक्की आती है. टू मेक रिसोर्स अवेलेबल विद एडुक्वेट सेफ गार्ड्स टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज. ये 5 इनके सो कॉल्ड एम्स हैं. प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, कि भाई एक ऐसा अदारा हो या दो ऐसे अदारे हों जो दुनिया में मॉनेटरी कोऑपरेशन को इंक्रीज करें, कंट्रीज एक दूसरे को उनसे लोन ले सकें, फिर वापस पे बैक कर सकें, अपनी डेवलपमेंट कर सकें. सो टू फैसिलिटेट एक्सपेंशन एंड बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. जब लेस इन अर्निंग कंट्रीज, लो इनकम कंट्रीज लोन लेंगे, तो वो जाहिर बात है इम्पोर्ट करेंगे फ्रॉम हाई इनकम कंट्रीज, तो इंटरनेशनल ट्रेड में इजाफा होगा. या फिर उन लोन्स को अपनी इंडस्ट्री सेटअप करके एक्सपोर्ट्स करेंगे, तो उससे भी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ेगी. टू प्रमोट एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी, I have no explanation for that. They have failed miserably in the same. To assist in setting up a multilateral system of payment, yes, कई कंट्रीज आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को सपोर्ट करते हैं, पैसा देते हैं, और वर्ल्ड बैंक आगे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उनका पेमेंट सिस्टम बड़ा एफिशिएंट है. टू मेक रिसोर्सेज अवेलेबल विद एडिक्वेट सेफ गार्ड्स टू मेंबर्स एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज. एडिक्वेट सेफ गार्ड्स का मतलब ये है कि रिसोर्सेज देते हैं, उनको कैश वगैरह देते हैं, पैसे देते हैं, लेकिन साथ शर्तें लगाते हैं ताकि लोन सेफली रिटर्न भी हो सके. Any confusion in aims of IMF?
ओके, लेट्स मूव ऑन टू फर्दर। इसके अंदर these activities have been central to the development of global trade since a stable system of international payments and exchange rates is necessary for trade to take place between two countries. इनके होने की वजह से इंटरनेशनल ट्रेड में काफ़ी तरक्की आई, क्योंकि एक स्टेबल फाइनेंशियल पेमेंट सिस्टम बन गया, एक्सचेंज रेट्स रिलेटिवली इनके मुताबिक स्टेबल हो गए। इन कैरिंग आउट इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी IMF हैज़ थ्री मेन फंक्शंस। अब थोड़ा सा फर्क देखो, पहले है एम्स, अब उन एम्स को हासिल करने के लिए फंक्शंस क्या परफॉर्म करते हैं। Three main functions: surveillance, technical assistance and lending. पहले दो तो मिशन ऑफ प्रोमोटिंग ग्लोबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके साथ हैं बाय एनकरेजिंग कंट्रीज टू adopt sound economic policy. Third function is used where member countries experience difficulties in financing their balance of payment, तो lending उसमें आ जाता है। पहले में ये मॉनिटर करते हैं कि आप लोग सही अपनी इकोनॉमी को चला रहे हो, टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं इकोनॉमिस्ट, engineers for developing your प्रोजेक्ट्स, डॉक्टर्स वगैरह की टीम्स भी आ जाती हैं, और लेंडिंग आखिरी सिचुएशन जिसमें कंट्रीज को बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिजर्व्स उनके डिप्लीट होना शुरू हो जाएं। समझ आ गया? 5 एम्स हासिल करने के लिए 3 फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सर्वेलेंस के ओवरव्यू देते हैं, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, और लेंडिंग करते हैं इन केस ऑफ कंट्री एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टीज। IMF खत्म हो गया जी, कोई कंफ्यूजन? इट्स ऑल रीडिंग, 2-3 बार रीड करोगे, पॉइंट्स मेमोराइज कर लोगे, सिर्फ पॉइंट्स, तो आप इसको खुद ही एक्सपैंड कर सकते हो। इस पे क्वेश्चन आए हुए बहुत अरसा हो गया, तो डोंट टोटली डिस्काउंट इट, हु नोज। वर्ल्ड बैंक, World Bank was established in 1994 as well. Initial aim was to help rebuild European countries जिनको वर्ल्ड वॉर में काफ़ी मार लगी थी। Like the IMF, the World Bank's headquarters is also in Washington DC. इसके भी 189 मेंबर हैं, ये सिस्टर कंसर्न समझ लें इनको। वर्ल्ड बैंक हैज़ टू गोल्स, ये थोड़ा सा पॉवर्टी को टारगेट करता है, जबकि IMF डेवलपमेंट करवाने के चक्कर में होता है, ट्रेड बढ़ाने के चक्कर में होता है। टू एंड एक्सट्रीम या एब्सोल्यूट पॉवर्टी by decreasing the percentage of people living on, just लिखा गया जी, less than $1.9 a day। इंटरनेशनली अगर एक आदमी $1.9 से कम अर्न कर रहा है, यानी तकरीबन बन जाएंगे आजकल के हिसाब से 600 550 रुपए, तो वो जो है absolutely poor है। To promote shared prosperity by encouraging income growth of the 40 bottom 40% of every country। यानी पहले में भी एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो एक्सट्रीमली पुअर है दुनिया भर में, उसको कम किया जाए और 3% से ऊपर दुनिया में ना हो। और शेयर्ड प्रोस्पेरिटी मींस हर कंट्री के जो बॉटम 40% है लो इनकम अर्नर्स, उनको हेल्प किया जाए। आइडियाज तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन लेट्स सी। वर्ल्ड बैंक ऑफर सपोर्ट टू लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज, जैसे मैंने पहले वाले का बोला, वो डेवलपमेंट के चक्कर में आए IMF, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट कर रहे हैं थ्रू इंटरनल इन्वेस्टमेंट पेमेंट सच एज बिल्डिंग न्यू रोड्स। ये आके एक्चुअली प्रोजेक्ट्स बनाने की में करते हैं, तो ये थोड़े बेहतर हैं। इम्प्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्टिंग न्यू हेल्थ फैसिलिटीज, ताकि आपका फ्यूचर जो है कंपैरेटिव एडवांटेज बने, आपको फिस्कल डिविडेंड आए और कंट्री तरक्की करे। उसके बाद जी, वर्ल्ड बैंक में 5 हैं ऑर्गेनाइजेशंस, एक बार ज़रा पढ़ लेते हैं। IBRD, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करता है। IDA, ये इसके साथ मिलके प्रोजेक्ट्स डेवलप करवाता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ऑफ कोर्स ये मनी रिलीज करता है। मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, मसलन एक कंट्री जिसके हालात ठीक नहीं है, उसको अगर पैसा दिया गया है, तो वो फिर मल्टीलैटरल गारंटी, जो बाकी सारे कंट्रीज IMF को पैसा दे रहे हैं, वो एक किस्म की गारंटी लेते हैं। इंटरनेशनल सेंटर ऑफ सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, जैसे आजकल पाकिस्तान का IMF में तो नहीं, वर्ल्ड बैंक में तो नहीं, लेकिन IMF में इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में केस चल रहा है। अब जी IBRD क्या करता है? असेस मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्दी जो लोन पे बैक कर सकें कंट्रीज, while IDA focuses on poorest countries. Grants are only provided to the world's poorest economies. Loans covers areas such as health and education, sanitation बढ़ाओ, HIV AIDS को दुनिया भर से ख़त्म करो, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, इरिगेशन प्रोग्राम्स में, वाटर सप्लाई में, सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ ट्यूबवेल्स एंड स्टफ, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ताकि पोल्यूशन कम हो और पोल्यूशन रेगुलेशंस अप्लाई हो इन कंट्रीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, गवर्नेंस ऑफ एंटी करप्शन रीजन, इनकी टीम्स भी आके एंटी करप्शन करने की कोशिश करती हैं।
अच्छा जी, अक्सर अब ये मेन मसला है, अक्सर दीज लोन्स आर लिंक्ड टू कंडीशंस, शर्तें साथ लगी होती हैं which involve wider reaching changes being made to the economic policies of the recipient economies. IMF और वर्ल्ड बैंक को क्रिटिसाइज किया गया कि ये सो कॉल्ड वाशिंगटन कंसेंसस मिडिल एंड लो इनकम कंट्रीज के ऊपर थोप देते हैं। वाशिंगटन कंसेंसस खुद क्या है, 10 एक नुस्खा सा बनाया हुआ है, 10 इकोनॉमिक पॉलिसी का प्रिस्क्रिप्शन है। दीज पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन में क्या है जी, प्राइवेटाइजेशन, गवर्नमेंट अपने बिजनेसेस प्राइवेट सेक्टर को बेच दे, डीरेगुलेशन, गवर्नमेंट अपने लॉज को कम करे, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट आसान करे जिससे कंटेस्टेबल मार्केट्स बने, ट्रेड लिबरलाइजेशन, फ्री ट्रेड की तरफ जाएं आप, टैरिफ कोटास कम से कम करें, आर बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग द रोल ऑफ मार्केट फोर्सेज। तो ये बात तो अच्छी है कि मार्केट फोर्सेज आर मच मोर एफिशिएंट। Such an approach may increase efficiency, which would increase productive potential. However, इसके रिजल्ट में हमेशा जब भी मार्केट सिस्टम आता है इनकम इनक्वालिटीज बढ़ जाती हैं। रिमेंबर, एफिशिएंसी और इक्वालिटी एक दूसरे की जिद है। तो एंड मे नॉट वर्क अगर प्रॉब्लम्स मार्केट फेलियर्स की थी, पोल्यूशन, कंजेस्शन, मोनोपलीज एक्सेट्रा, तो उस केस में मार्केट फोर्सेस को ज़्यादा यूज़ करने से इकोनॉमी में मजीद गड़बड़ आ सकती है। कोई कंफ्यूजन मेरे बच्चों आईएमएफ में और वर्ल्ड बैंक में, इनके एम्स में, हाउ दे ऑपरेट? मैंने आपके आने से पहले बताया था कि बहुत अरसा पहले आया था 12 मार्क का। अब रिसेंटली कोई देखा तो नहीं है, मैं क्वेश्चन अगर कोई मिल गया तो मैं आपको गेस में डाल दूंगा जस्ट इन केस। आई स्टिल डोंट थिंक आएगा, लेकिन हु नोज। जी, पॉलिसी अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत आसान है। गवर्नमेंट कई पॉलिसीज कर सकती है, डेवलपिंग कंट्रीज की, लो इनकम कंट्रीज की, मिडिल इनकम कंट्रीज की गवर्नमेंट्स टू अचीव इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट, इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। हम लोग जो हैं प्राइमरी बेस्ड कंट्रीज हैं, तो हमें एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को ओवरलुक नहीं करना, क्योंकि इनकी डिमांड इनकम इनलास्टिक होती है फूड वगैरह की, और सप्लाई वॉलेटाइल होती है, मुसलसल मौसमों पे डिपेंड कर रही होती है, तो फार्मर्स की इनकम्स बड़ी ऊपर नीचे जाती हैं। लेकिन अगर प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर बढ़ा दिया जाए एज पार्ट ऑफ अ डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, तो उससे डिमांड फॉर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी बढ़ेगी, क्योंकि ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, ये सब जो आपकी जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, ये सब कुछ प्रोसेस्ड हैं, ये सेकेंडरी इंडस्ट्री हैं। तो अगर हमारा एग्रीकल्चर अच्छा होगा तो हमें इन फिनिश गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी एग्रीकल्चर के लिए, उससे ओवरऑल इकोनॉमी में एक्सपेंशन आ सकती है। ठीक है जी। उसके अलावा जी, increase the nutrition of population, reduce cost of to any food processing and other firms in the country। ये एग्रीकल्चर जो है आपकी इंडस्ट्री को ज़्यादा एक्टिव बनाता है। जब रॉ मटेरियल्स प्लेंटी अवेलेबल हों, फूड प्रोसेसिंग की कॉस्ट कम हो जाती है, जब आपको फूड खुद सस्ता मिल रहा है। और इसी तरह टेक्सटाइल्स, टोबैको फर्म्स बहुत ज़्यादा जो हैं एक्सपोर्ट कर सकती हैं। सब एग्रीकल्चर को बेहतर करने से हो सकता है, जिसकी वजह से आप बाहर से कैपिटल गुड्स मंगवा सकते हो यूजिंग दिस मनी दैट यू अर्न फ्रॉम agricultural exports and then industry that was supported through productivity of agriculture। बात समझ आ गई, लिंक समझ आ गई? ये प्रोड्यूस तो करते हैं लेकिन इतना प्रोडक्टिवली नहीं करते। तो देखो, जो जो वजह हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो रही, वही पॉलिसी अप्रोचेस भी बन जाएंगी ना। गॉट द पॉइंट महिरा? डिफरेंट एंगल्स ऑफ लुकिंग एट द सेम थिंग। यस, तो लेट्स मूव ऑन। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हमें वो इंडस्ट्री लगानी चाहिए जो एक्सपोर्ट करे। ठीक है जी। इससे हम इंटरनेशनल ट्रेड तरफ जा सकेंगे, ट्रेड बैरियर्स रिमूव करें आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इससे पहले अपनी इंडस्ट्रीज़ को टैरिफ्स के पीछे छुपा के उनका कंपैरेटिव एडवांटेज बनाना पड़ेगा, वरना वो सारी सनसेट और सनराइज इंडस्ट्रीज एकदम से बैठ जाएंगी। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन, जैसे हम गाड़ियाँ वगैरह मंगवाते थे, चलें जैसा भी सही, चाहे वो असेंबलिंग की है मेनली, लेकिन कम से कम कार प्लांट्स अपने मुल्क में लग गया तो इम्पोर्ट कम हो गई। हमें वो इंडस्ट्री सेटअप करनी है जो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूट कर सके, यानी अपनी इन्फेंट इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करें, उनका कंपैरेटिव एडवांटेज बनाएं,
इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इम्पोर्ट से ग्रेजुअली लोग स्विच होके अपनी लोकल गुड्स के ऊपर, जिनमें डाइवर्सिफिकेशन भी आ चुकी होगी, कॉस्ट भी कम हो चुकी होगी और क्वालिटी भी बढ़ चुकी होगी। गॉट इट? इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं। अब इसी वजह से हमें लोन लेने पड़ते हैं, फिर मार पड़ती है। इफ इन्वेस्टमेंट कैन बी इनकरेज्ड, अ वर्चुअस साइकिल मे बी क्रिएटेड। ये डेवलपमेंट ट्रैप का ऑपोजिट है। ऊपर से स्टार्ट करना है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, उससे इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी आती है। चाहे इन्वेस्टमेंट ह्यूमन कैपिटल में हो या फिजिकल कैपिटल में, दोनों केसेस में लेबर की भी और मशीनरी की प्रोडक्टिविटी में इजाफा होता है। फिर उससे इनकम्स बढ़ती हैं, फर्म्स की भी, लोगों की भी। फिर सेविंग्स बढ़ती हैं और बैंक्स फिर खुद लैंड मजीद करते हैं मल्टीप्लायर करके। फिर इन्वेस्टमेंट, आप सेल्फ सब्सिस्टेंस वाली इकोनॉमी बन जाते हैं। Virtuous cycle, the links between, for example, an increase in investment, increase in productivity, increase in income, increase in saving. However, developing countries find it difficult to arrange funds needed for investment. इसलिए लोन लेने पड़ते हैं। या फिर अट्रैक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, मल्टीनेशनल्स को अट्रैक्ट कर लो। ये पिछले हम पूरा इसका कॉन्सेप्ट पढ़ के आए। आई डोंट थिंक वी नीड टू वर्क ऑन दिस। सबको समझ आ गया ये? ओके, बता दें मुझे, करवा दूं या आगे मल्टीनेशनल्स का? ओके ओके। डेवलपिंग टूरिस्ट मार्केट, हमारी कंट्रीज में बाज में बड़े प्यारे नेचुरल सीनिक ब्यूटी है, या कोई हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस की चीज़ें हैं कई कंट्रीज में। तो बड़ी फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है टूरिज्म, जिसका वर्ल्ड में बड़ा हाई इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्योंकि एक लग्जरी है। इनकम्स बढ़ रही हैं वर्ल्ड में, तो इनकी डिमांड बहुत बढ़ रही है और प्राइसेस बढ़ रही हैं। लेकिन टूरिज्म के रिजल्ट में जो जॉब्स क्रिएट होती हैं वो लो इनकम एंड लो स्किल्ड, टूर गाइड्स, होटल मैनेजर्स वगैरह, drivers of Uber and taxis and stuff like that. साथ में there are also a number of potential disadvantages of building a tourist industry. टूरिज्म जहाँ ज़्यादा होता है environment डैमेज हो जाती है, ठीक है। अक्सर नेटिव कल्चर, ठीक है, उसका क्लैश उनसे आता है। और लोकल इंडस्ट्रीज बैठना शुरू हो जाती हैं। जब बहुत ज़्यादा टूरिज्म आता है तो वहाँ पे मल्टीनेशनल्स आना शुरू हो जाती हैं। उन्हें अंदाज़ा होता है कि भाई ये वो जगह है जहाँ पे हमें सेटअप होना चाहिए। क्लियर ऑन डेवलपिंग टूरिस्ट मार्केट? आखिरी जी, पॉपुलेशन कंट्रोल। ये हम पॉपुलेशन के पीछे बहुत पढ़ के आए हैं। हाई बर्थ रेट हो, उससे डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ती है। नॉन वर्कर बहुत सारे होते हैं और वर्कर्स थोड़े से उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं। Not only do the children have to be supported, but so do the mothers of uh, less commonly in developing countries, fathers. For the time they're raising their children on a full-time basis, औरतें करियर नहीं बना सकेंगी, उनको भी सपोर्ट करना पड़ेगा, राइट? उसके बाद जी, also as noted above, it creates a high need for social capital. मसलन पॉपुलेशन कंट्रोल प्रोग्राम्स के लिए आपको वो सारा कॉन्ट्रसेप्टिव मेथड्स, फैमिली प्लानिंग वगैरह, पूरे इंसेंटिव टू लिमिट फैमिली साइज क्रिएट करने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, और ये आसान नहीं होती ऑपरेट करना। कई दफ़ा रिलीजन और कल्चर का क्लैश आ जाता है सामने से। If the money borrowed does result in development of new industries and increase in productivity, sufficient income may be used for non-productive purposes such as military programs. These projects may prove to be unprofitable. ठीक है? So number of reasons. ये तो ऊपर होना चाहिए था। Paying interest and repaying capital sum, ये तो ऊपर आना चाहिए था। वैसे चलें, इसको इग्नोर करें फिलहाल। इंक्रीजिंग इंटरनेशनल ट्रेड, आखिरी तरीका क्या है जी? अपनी इंटरनेशनल ट्रेड बढ़ाएं, अपनी सप्लाई साइड को अच्छा करें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करें, एफिशिएंट आउटपुट बनाएं। एज अ रिजल्ट डेवलपिंग कंट्रीज की स्पेशलाइजेशन बन जाती है, एग्रीकल्चरल बेस्ड या वैल्यू एडेड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, ठीक है। ऑल्दो डिसएडवांटेज होता है इंटरनेशनल मार्केट में, हमारी चीज़ें सस्ती होती हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के मुकाबले में, लेकिन ओवर टाइम आहिस्ता आहिस्ता हम मैन्युफैक्चर्ड पे भी मूव कर सकते हैं, और फिर ट्रेशरी के ऊपर भी। एवरीवन क्लियर ऑन दिस चैप्टर जी? कोई कंफ्यूजन? जी, ये है पॉलिसी अप्रोचेस टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तकरीबन वही है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर देखो, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग, इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट, कुछ वो भी आ रहा है। मल्टीनेशनल थोड़ा फर्क भी हो रहा है, टूरिस्ट मार्केट्स वगैरह डेवलप करना। तकरीबन बात तो वही है, पॉपुलेशन कंट्रोल, क्योंकि पूरे कंट्री के हिसाब से और पूरे इनकम कंट्रीज के हिसाब से, तो इसलिए थोड़े से पॉइंट्स फर्क हो रहे हैं।
बात वही आपकी, सही कह रहे हो। एनी कंफ्यूजन बच्चों? एक बार ये क्वेश्चन देख लें, इनमें से कोई एक आधा मैं आपको बना के भेज देता हूँ अपने डॉक्यूमेंट उसके अंदर। स्पेशली एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। जैसे पहला देखो, विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो डायग्राम डिस्कस हाउ अ पॉलिसी ऑफ एक्सपोर्टेड ग्रोथ माइट अफेक्ट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री। उसके फ़ायदे, उसके नुकसान, उसके अलावा और क्या पॉलिसीज़ हमारे पास है। सिमिलर आंसर। It is often stated that the problem of vicious cycle of poverty exists in developing countries. Explain what this means and discuss how this problem might be solved. मैं दो तीन क्वेश्चन आपको बना के दे दूंगा। देखो, एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ पे तो लाजमी करूंगा क्योंकि इसके ऊपर बड़े क्वेश्चन आते हैं, तो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दैट्स इट जी। ग्लोबलाइजेशन हम अगली क्लास में करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो मोस्ट वेलकम। यस बेटे। नहीं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले ही भी था, उसमें एडिशंस आई हैं। इसके अलावा आपका जो बैलेंस, मैंने बताया कई बार, बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला जो चैप्टर है, एक्सचेंज रेट बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो ए वन में होता था, पूरा इधर आया है। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का कुछ हिस्सा ए वन में चला गया, बाकी एडिशनल नया सिलेबस आया है। तो अनएम्प्लॉयमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट और ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट के कुछ हिस्से, ग्लोबलाइजेशन टोटली न्यू है। हम्म। मैंने एक गेस्ट बना के भेजा है आपको माइक्रो का। आई एम श्योर यू हैव फिलहाल अदर पेपर्स, बट एज सून एज पॉसिबल उस पर काम करना शुरू करते हैं बच्चों। उसकी मैं साथ साथ आंसर्स पोस्ट कर रहा हूँ, वॉइस नोट्स पोस्ट कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए, टू मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरह यूज़ करें। दैट्स इट जी। आई एम क्लोजिंग द क्लास एंड सी यू ऑल टुमारो।